टॉपिक अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। मतलब आज मैं दोनों ही केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ लेके चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से, जो है अपना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसी भी एलिमेंट का हीटिंग पॉइंट होता है, या फिर एक मैक्सिमम लिमिटिंग टाइम होता है, लिमिटिंग हीटिंग होता है, जिस हीट के बाद वो बॉइल होना चालू हो जाता है। जिस टाइम के बाद उसे बॉइल होना चालू हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों में से अल्कोहल और फिनॉल में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है फिनॉल की। क्यों फिनॉल की क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन आता है। फिनॉल्स की सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है, ऐसा क्यों? ये क्योंकि एज दोनों की ही बॉइलिंग पॉइंट अच्छी खासी होती है, बट फिनॉल की थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन करता है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करने के कारण इसकी अच्छी खासी बॉइलिंग पॉइंट क्रिएट हो जाती है। और दूसरा कारण यह भी आ जाएगा कि इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस के कारण पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें तो सिर्फ इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग के साथ साथ रेजोनेंस भी हो रहा है। और एक दूसरी कारण यह भी है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और यहां sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल्स की ज्यादा देखने को मिलता है अल्कोहल के मुकाबले। एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? वीडियो चेक करते रहिए, ठीक है? क्लियर है? और आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसी में और नेक्स्ट पॉइंट की। एक बॉइलिंग पॉइंट हो गया कॉन्सेप्ट, दूसरा सॉल्यूशन इन वाटर। सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है? ये अब दोनों के दोनों ही वाटर में सॉल्युबल होते हैं, एज क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, वाटर में सॉल्युबल होने के लिए एच बॉन्ड की फॉर्मेशन करना जरूरी है, और दोनों के दोनों ही अल्कोहल और फिनॉल में एच बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जो कि एच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन भी करते हैं। यहाँ सॉल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है, जिसके कारण ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हम ये पूरा वाटर में सॉल्युबल होने का कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है? उस वीडियो का लिंक मैं आई बैक्स में दे दूंगा, तो आप यहां से देख लेना। चलो, तो ये आ जाएगा सॉल्युबल, तो दोनों ही सॉल्युबल होते हैं। तीसरी पॉइंट बात करते हैं एसिडिक नेचर। एक नॉर्मल पॉइंट बात कर लेते हैं, फिर एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात करेंगे। एसिडिक नेचर में क्या होता है कि दोनों में से कौन सा जल्दी H+ आयंस रिलीज कर देता है, और जो सबसे पहले H+ आयंस रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब एक अल्कोहल है अपने पास, ठीक है? अल्कोहल है, और दूसरा क्या है? फिनॉल है, PHENOL, फिनॉल। अब इन दोनों में से एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होता होगा? जस्ट एज्यूम करो, ठीक है? एज्यूम कर लिए। अब इसके बाद मेरे को कारण भी चाहिए ना, कारण, तुक्का वाला काम नहीं। देखो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की कतई भी नहीं होने वाली, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बात है, एसिडिक नेचर अल्कोहल की नहीं होगी, एसिडिक नेचर फिनॉल की सबसे ज्यादा होगी। इसका कारण क्या है? अब इसका कारण एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है, दोनों के लिए एक नया सा कॉन्सेप्ट है, जो अभी तक आपके शायद ही पढ़े होंगे। अरे यार, चलो तो आगे लाइट, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल और फिनॉल में एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि दैट अल्कोहल एल्कोक्सी आयंस बनाता है, फिनॉल क्या बनाता है? फिनॉक्साइड, PHENOXID, फिनॉक्साइड आयंस बनाता है। और अल्कोहल क्या बनाता है? अल्कोक्साइड आयन, ALKOXIDE, अल्कोक्साइड आयंस क्रिएट करता है। ये दोनों में डिफरेंस यही बनता है इसकी एसिडिक नेचर का कारण। अब आप बोलोगे अल्कोक्साइड आयन क्या है और दूसरा फिनॉक्साइड आयन क्या है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट भी सुनो। अल्कोक्साइड आयन वो आयन होता है जब H+ यानी ऑक्स जो भी अल्कोहल है, मान लेते हैं ये मेरे पास CH3OH है एक, ठीक है? अल्कोहल है। अब इससे जब H+ आयंस रिलीज हो जाएंगे, मतलब H+ आयंस माइनस लिखे दे रहा हूं, तो ये क्या बना लेगा अपने पास? CH3O नेगेटिव, यही बनाएगा। अब CH3O नेगेटिव बनाना ही इसी को, ये जो कंपाउंड अभी फॉर्मेशन हुआ है उसी को बोलते हैं अल्कोक्साइड आयंस, ठीक है? क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड आयन। उसी तरह से फिनॉल के लिए क्या केस आ जाएगा? फिनॉल कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है अपना,
ठीक है। अब यहाँ पास डबल O आता है और इसके साथ साथ H से हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब यहाँ पास मैं H प्लस आयंस को माइनस कर देता हूं तो ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसको बोला जाता है एल्कोक्साइड आयन, सॉरी फिनॉक्साइड आयन। तो ये एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन समझ आया क्या होता है। अब इसके में बढ़ते हैं, एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन के बनने का कारण क्या है, एसिडिक नेचर से। इसका एसिडिक नेचर से कारण बहुत ज्यादा है, क्योंकि एज जो कंपाउंड इन दोनों में से खुद को स्टेबलाइज कर लेगा H बॉन्ड यानी H प्लस आयन से रिलीज करने के बाद, वही बनेगा सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाला। क्यों क्यों चलो क्यों, क्योंकि एज स्टेबिलिटी ही कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल बनाती है। स्टेबिलिटी मेक्स कंपाउंड स्टेबल, मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा यहां पास देखो, यहां पास H प्लस आयन निकला और यहां CH3O माइनस यानी एल्कोक्साइड आयन बना, ठीक है। बट यहां कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। और यहां पास मैं बोलूंगा ना तो स्टेबिलिटी आ रहा है फिनॉक्साइड आयंस में। कैसे आ रही है ये भी बोलोगे। देखो फिनॉक्साइड आयंस में O माइनस बना है और ये O फर्दर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चालू कर देगा। यहां कोई रेजोनेंस होगा क्या, नहीं होगा। ये यहां पास है, ये यहां पास से फिर ये यहां पास आना चालू कर देगा, ये यहां से यहां, यहां से फिर यहां, ठीक है, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां। मतलब ये बार बार ऐसे रोटेट करते रहेगा अपनी व्हील्स में और रोटेशन के कारण यहां पास ये स्टेबलाइज हो जाएगा। हमने जस्ट रेजोनेंस का केस किस तरह से रिंग घूमती है वो पढ़ लिया है, ठीक है ना, उसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो तो ये रेजोनेंस यहां हो जाता है। तो रेजोनेंस के कारण ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में घूमते रहता है, जिसके कारण कंपाउंड समहाउ स्टेबल हो जाता है। रेजोनेंस, बट यहां कोई रेजोनेंस नहीं होता, रेजोनेंस नहीं होता तो स्टेबिलिटी कंपाउंड की कहां आएगी, और कंपाउंड स्टेबल नहीं है तो ज्यादा एसिडिक कंपाउंड नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है इन दोनों कंपाउंड में से, ठीक। चलो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अभी जस्ट आगे बढ़ेंगे, अभी एसिडिक वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और लंबा टेकाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अभी मान लेते हैं हमारे पास कोई फिनॉल ही दिया है, फिनॉल ही दिया है एक एग्जैक्टली। फिनॉल्स के बहुत सारे केस हो सकते हैं। मान लेते हैं अपने पास इस तरह से कोई फिनॉल दिया है, एक OH, ठीक है, एक ये फिनॉल है। अब यहाँ ये दो टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं हमारे, हमने पढ़ा था, एक होता है EDG ग्रुप वाले और एक होता है EWG। ये दो टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं, EDG ग्रुप और EWG ग्रुप। EDG ग्रुप कौन सा होता है, EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और EWG यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर ले रिंग से, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और EDG ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं रिंग को। ये दोनों कॉन्सेप्ट में अलग आ गया। अब देखो इसके एग्जांपल्स देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स जस्ट कलर चेंज करता हूं, ठीक। EDG ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट आ जाएगा OCH3 एक आ जाएगा, OCH3 एक इसका एग्जांपल आ जाएगा। अब इसका EWG ग्रुप के क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा एक एग्जांपल। जस्ट क्या करते हैं, ये EWG ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। इसी की तरह इसका एक X हो जाएगा और एक NH2 हो जाएगा। किसका, इसके लिए एक X भी लिख लो। X क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। विथड्रॉ का मतलब ही क्या होता है, खींच लेना। तो ये जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। कार्बन और मैं बोलूंगा कार्बन और X में बॉन्ड तोड़ो तो बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा, 100% चांस है कि ये क्लोरीन की तरफ टूटेगा, यानी कोई हैलोजन एटम की तरफ टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि ये हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो ये इसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो एक हो जाएगा इसके लिए X और इसके लिए बोलोगे तो NH3, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएंगे कुछ EDG ग्रुप और EWG ग्रुप। अब यहां मेन कॉन्सेप्ट ये मेरा बताने का लिखा है EDG ग्रुप और EWG ग्रुप, बट मेन कॉन्सेप्ट मेरा यहां है कि एसिडिक नेचर की हम बात करें। एसिडिक नेचर की क्या होगा, तो क्या होगा अगर मान लेते हैं हमारे पास इसी रिंग में EDG ग्रुप जुड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, या तो ऑर्थो पे अब तीन कंडीशंस आ सकती हैं, एक ऑर्थो पे होगा, या तो एक मेटा पे होगा, ठीक है, एक क्या होगा, पैरा पे होगा। ये तीन ही कंडीशन होगा।
तीन कंडीशन। अब मान लेते हैं ये ऑर्थो हो जाएगा, ये मेटा वाली कंडीशन हो जाएगी और ये पैरा वाली कंडीशन। अब जस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कौन से कंडीशन पे जुड़ा हुआ है। अभी जस्ट ऑर्थो से स्टार्ट करते हैं, ठीक। ईडीजी ग्रुप क्या करता है, ये दोनों में एक चीज और डिफरेंस समझ लो, ईडीजी ग्रुप और ईडब्ल्यूजी। ईडीजी ग्रुप यहां पास जो रहेगा वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। ये क्या करेगा, ईडीजी ग्रुप लो करता है हमेशा चीजें, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। और ईडब्ल्यूजी ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को हाई करेगा, मतलब बढ़ाएगा। क्लियर हुआ दोनों में ज्यादा डिफरेंस। अब जो आएगा तो उसके हिसाब से आप बता लोगे, ठीक है। चलो, तो सबसे ज्यादा अगर ईडीजी ग्रुप मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहां पास लगा है, पैरा पोजीशन पे लगा है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा कि घटाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को ये घटाएगा। या फिर ऑर्थो पे भी लगा है तो घटाएगा, मेटा पे भी लगा है तो घटाएगा, हर जगह पे ये घटाएगा घटाएगा घटाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन, भैया एक ठोक रिंग में इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ले दबाए दे पड़ता है, ले एक ठोक और ले ले, तो और ज्यादा भैया स्टेबिलिटी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब एक इलेक्ट्रॉन को नहीं सबला करा रहा है, रिंग को एक और बढ़ा देगा, ठीक है, डोनेट करना इनका काम है। बट ईडब्ल्यूजी ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मान लेते हैं, इसी तरह से रिंग में पैरा पोजीशन पे लगा है, हम इसकी बात नहीं करेंगे अब ज्यादा, ठीक है, हम इससे रिलेटेड बात करेंगे। ईडीजी ग्रुप, ईडब्ल्यूजी ग्रुप के अगर ये मान लेते हैं, ईडब्ल्यूजी ग्रुप यहीं पास एक मेरे पास इस तरह का एक रिंग है, ठीक है, यहाँ OH है और यहाँ पास NO2 है, मतलब क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, और सॉरी पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो ये क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। ये तीन केसेस आ जाएंगे, एक तो ये केसेस आ जाएगा, दूसरा हमारे पास OH इधर साइड रहेगा और एक मेटा वाला केस आ जाएगा, तीसरा एक क्या बन जाएगा, इस तरह का केस आ जाएगा अपने पास, ऑर्थो NO2 सॉरी NO2, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आ जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अब बात करते हैं कौन से जगह पे इस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी और कौन सी जगह पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और क्यों कम होगी क्यों ज्यादा होगी, ये काम भी तो अपने को करना ही है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी ऑर्थो पोजीशन पे होगी, मतलब ऑर्थो इस पोजीशन, सॉरी ऑर्थो बोलता हूं, पैरा ये पैरा वाले पोजीशन है, सॉरी पैरा पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि यहां रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा होगा। कैसे सबसे ज्यादा होगा ये भी देखो इसमें रेजोनेंस कैसा होता है इसको भी समझ लो, क्योंकि अपन डिटेल में पढ़ना है अपने को, फालतू का नहीं निकाल देंगे। इसका स्क्रीनशॉट हुआ था कि नहीं, चलो बैक करके थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं नोट्स में मिल जाएगा ये सारी चीजें। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अपने पास से, मार्कर एग्जांपल लेता हूं। इस तरह का मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, ये है क्या मेरे पास OH, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ जाएगा, इसके ऊपर सरव के ऊपर चार्ज चढ़ जाएगा, नेगेटिव ऊपर, ठीक। अब यहाँ पास क्या जुड़ा है, यहाँ पास NO2 जुड़ा है। NO2 को थोड़ा सा अच्छे डेकोरेशन में लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एक O यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पास आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। चलो, तो ये क्या होगा, जैसे ये रेजोनेंस करेगा तो सबसे पहले यहाँ पास आएगा। अब ये वाला जो यहाँ पास, इसको थोड़ा सा और रब करते हैं चीजों को, तो इसको थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं तो ज्यादा क्लियर। ये वाला जो चार्ज रहेगा ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्डिंग मैं एक ही साथ बनाई दे रहा हूँ, आप अलग अलग बनाना, ठीक है। ये वाला यहाँ पास आ जाएगा। अब ये वाला यहाँ पास जो डबल बॉन्ड है, ये वाला ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला नेक्स्ट में यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से फिर ये किसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ये वाले बॉन्ड के ऊपर ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ आया, यहां क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ये रिंग पे रोटेट नहीं किया, ये यहां पास से EWG ग्रुप लगने के कारण, EWG का काम देखो क्या होता है, EWG लगा है तो इसने इलेक्ट्रॉन को रिंग पे रोटेट होने नहीं दिया, इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लिया,
नाम क्या है, विथड्रॉ। तो विथड्रॉ कर लिया अपने तरफ, मतलब यहां पास से इलेक्ट्रॉन जो भी था इसे अपनी तरफ खींच लिया। अब यहां रेजोनेंस कहां होने लगा, N और O के ऊपर, मतलब नेगेटिव चार्ज आखिरी में इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप फर्दर फिर यहां पास से रेजोनेंस होगा, ये इधर इधर इधर, फिर इधर इधर इधर, फिर से इसके ऊपर। तो यहां रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा हो रहा है, रेजोनेंस का नंबर ज्यादा हो रहा है कहां, पैरा पोजीशन पे। एक तो ये कारण बनेगा, दूसरा सिमेट्री कारण आ जाता है। सिमेट्री मतलब एक 180 डिग्री इज सेड टू बी अ सिमेट्री, तो एक यहां रहेगा, दूसरा यहां रहेगा, तो ये भी एक कारण बन जाएगा सिमेट्री का। इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, मैटर नहीं होता है ना समय, सेकंड नंबर पे आ जाएगा अपना ऑर्थो वाला पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन आ जाएगा, ऑर्थो पे लगा है तो ये सबसे ज्यादा फिर स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पास जो मेटा होता है जनरली ये एक टाइप का अपना स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाता है। मेटा वाले पोजीशंस वाले, मतलब ये मेटा पोजीशन है या मेटा वाला पे लगा है, ये मेटा पोजीशन है, तो मेटा वाले अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और यहां से भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मेटा पे कभी नहीं गिरता है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मेटा पे कभी गिरते हैं, नहीं गिरता है। ठीक है, यहां पास ये देखो, यहां पास से यहां गिरा और यहां का इलेक्ट्रॉन यहां कूद गया, यहां कोई मेटा पोजीशन क्या है, ये वाली पोजीशन, यहां कोई चार्ज, ये कोई एरो मैंने दिखाया क्या, नहीं दिखाया। यहां कभी मेटा पोजीशन पे चार्ज गिरा क्या, नहीं गिरा। चार्ज जब गिरवा ही नहीं हुआ तो हम कैसन बोल दे कि भैया यहां पास स्टेबिलिटी मेटा पोजीशन पे ज्यादा हुई। ठीक है, तो यही कारण आता है भाई लोग कि यहां पास मेटा पोजीशन सबसे ज्यादा कम होता है। बट यहां अपन ने देखा कि ये आया यहां ऑर्थो पोजीशन पे आया है, ऑर्थो पोजीशन पे तो आया है, तो इसीलिए ऑर्थो वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। बट यहां पास सिमेट्री फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम इसको सेकंडवा नंबर पे रखा हुआ है। दूसरा रेजोनेंस नंबर भी कम हो रहा है, तो ये भी आ गया एक कारण। इसके बाद ऑर्थो आ जाएगा, इसके बाद आखिरी में मैं बोलूंगा मेटवा आ जाएगा। ठीक है, यहां पास O नेगेटिव, ठीक है, यहां पास O नेगेटिव और यहां पास क्या आ जाएगा, मेटा NO2। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है, ऑर्थो वाला, फिर सॉरी, और सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा वाला, फिर ऑर्थो वाला, फिर मेटवा वाला। तो इसका लिख लेना अच्छे से और तैयारी कर लेना एग्जाम के लिए, हो सकता है एक मार्क्सवा में आ जाए। इतना सारा पढ़ाया हूं और बोले कोई एक मार्क्स में आएगा तो बंटा धार कर दिया। भैया कॉन्सेप्ट जरूरी है, क्या पढ़े हो ये जरूरी है, एग्जाम में कितने मार्क्स आएगा ये जरूरी नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक आखिरी टॉपिक की स्टार्ट करते हैं, इसी में आखिरी पॉइंट, फिर देखेंगे अपने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई भी अपने पास अल्कोहल है, ठीक है, मान लेते हैं एक तरह से अपने पास अल्कोहल है, कोई भी, मान लेता हूं, कोई भी कंसिडर कर लेता हूं, मेरे पास अल्कोहल है, जैसे कि ROH है, एक अल्कोहल। अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन कैसे की जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन करा जाए तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं, मतलब यहां पास मेन फंक्शनल ग्रुप पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि ऐसा प्रोसेस करें, ऐसा प्रोसेस करें, जैसे कि K2Cr2O7, K2Cr2O7 एक ये आ जाएगा। ठीक है, PCC एक ये आ जाएगा, तीसरा Cr2O3 ये भी आ जाएगा। ये सारा का सारा नेक्स्ट चैप्टर पे भी है। ठीक है, हमारा यही फायदा है कि जो हमने हेलो एल्किन्स और हेलो एरिन्स में पढ़ा वही आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में भी पढ़ोगे। ठीक है, फिर अल्कोहल, फिनॉल और हेलो एल्किन्स में जो पढ़ा वो नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड्रोकीटोन में पढ़ा, फिर इसमें जो अपन ने पढ़ा वो नेक्स्ट वाले पे भी पढ़ेंगे। तो मतलब कई प्रॉपर्टीज तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर में रिपीट होती हैं। तो आप नंबर्स ऑफ यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज रहेंगी
वो रिपीट होती हैं, इसलिए अपने लिए एक चीज तो ये फायदा हो जाएगा। तो ये 3 ठोक मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये किसी को भी ऑक्सीडाइज कर सकती है। K2Cr2O7, चलो PCCnCr2O3। चलो तो ये देखते हैं किस तरह से काम करती हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है, एक कंसिडर कर लेता हूं, एक अल्कोहल है इस तरह से, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा और आसान करते हैं, इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। मान लेता हूं मेरे पास ये CH3OH, CH3CH, हाँ इस तरह से कंपाउंड है, ठीक है। अब ये कंपाउंड इसको 1 डिग्री बना दें क्या? चलो बना देते हैं, 1 डिग्री बनाओ। 1 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ये अपने पास कौन सा डिग्री कंपाउंड है? 1 डिग्री कंपाउंड है। अगर मैं यहाँ पर से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। अब इसके साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है? सिंगल कार्बन अटैच है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री। 2 कार्बन अटैच होते तो 2 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक 2 डिग्री ले लेता हूँ, एक CH3 ऐसे, CH और एक है CH3 इधर साइड और एक है OH इधर। अब बचा कितना? 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन इधर, ये आ जाएगा इसके लिए 2 डिग्री। अब मान लेता हूं एक और ले लेता हूं 3 डिग्री। 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? CH3 CH3 और ये OH, ये 3 डिग्री। 3 केसेस आ जाएंगे, तीनों केसेस अपने लिए पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। PRO। चलो तो पहले डिग्री की बात करते हैं। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है मान लो हमारे पास, तो क्या आएगा केसेस? सोचो, अगर इसकी आप ऑक्सीडेशन करोगे डायरेक्टली, अगर कोई बोले कि मैं इसकी ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 से करूंगा, मैंने आपके लिए 3 बताया, K2Cr2O7, ठीक है, और इसके बाद अपने पास PCC और तीसरा बताया Cr2O3। ये तीनों को आप यूज करोगे फर्दर ऑक्सीडेशन करने के लिए, हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैं केमिकल प्रॉपर्टी पूरी नहीं बताऊंगा, जस्ट केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाले लेक्चर पे पढ़ेंगे इन सारी की। जैसे एक हिंट है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे K2Cr2O7 के साथ 1 डिग्री का, तो आपको हमेशा याद रखना K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग, इन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजेशन या फिर केमिस्ट्री में भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। तो जो कि क्या करता है, इसे डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, ठीक है। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है, ठीक है। पूरा रिएक्शन नहीं कराऊंगा, नहीं तो अगला लेक्चर आप बंद कर दोगे। चलो नेक्स्ट, अगर 2 डिग्री में यूज करता हूं, अगर 1 डिग्री ही यूज करता हूं, एक और चीज यूज करता हूं, ये 1 डिग्री यूज किया और या फिर PCC या फिर Cr2O3 में से कोई यूज किया, तो मेरा क्या बनेगा? तब इस कंडीशन में आपका हमेशा ध्यान रखना ALDEH एल्डिहाइड ही बनेगा। दोनों केसेस के लिए दोनों चीजें यूज करोगे यही। मान लो इसके लिए, अब इस सेकंड वाले केस के लिए अगर मैंने Cr2O3 यूज किया या फिर PCC यूज किया, तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनेगा? कीटोनोवा बनेगा। कीटोन 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 KETONE कीटोन, ठीक है, कीटोन बनेगा। मतलब कीटोन क्या होता है? ROR, सॉरी RCOR, RC डबल बॉन्ड OR, ये होता है कीटोन। नेक्स्ट आता है 3 डिग्री का, अगर मैं किसी के साथ एक के किसी में भी Cr2O7 या फिर PCC या फिर किसी के साथ भी कराता हूं, तो मेरा क्या मिलेगा? हमेशा ध्यान रखना ये कंडीशन कार्बोक्सिलिक एसिड देती है बट नहीं देती है। मैं ऐसा बोल रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड देगी बट बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा, मतलब एक हाई स्टेराइल कंडीशन पे अगर आप इसका K2Cr2O7 के साथ प्रिपरेशन करोगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट अगर आप लोअर नॉर्मल टेम्परेचर लेके कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चल रहे हो, तो आप इसका रिएक्शन करोगे तो हमेशा ध्यान रखना एल्कीन बनाएगा ये, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज क्रिएट कर दी। अब जस्ट इसी के बाद मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम स्टार्ट करेंगे फाइनली केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से की जाती है और केमिकल प्रॉपर्टीज किस बेसिस पे होती हैं और किस किस कंपाउंड्स के लिए कैसी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए जेपी वर्ल्ड क्लास के साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और पासवर्ड दे देना JP वर्ल्ड। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।